नमस्कार। कहानी का नाम है बेदखली। बड़े से लॉन में उगाई अमेरिकन घास के बीच बीच में उगाई चलमेड़िया घास की जड़ें खोदने में खड़क सिंह इस कदर मशगूल था कि उसे बहुत देर तक झुलसाती हुई धूप का एहसास ही नहीं हुआ। सूरज की किरणें जब खिड़की के शीशे में टकरा कर उसकी आंखों में चुभने लगी, तब कहीं जाकर उसका ध्यान टूटा। उसने कुदाल जमीन पर रखकर आसमान की ओर देखा। सूरज अखरोट के पेड़ की ओट से निकलकर ऊपर उठ आया था। समय का एहसास हुआ तो भूख प्यास भी महसूस हुई। वह घुटने पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ और पसीना पोंछता मोर पंखी की छाया में जा बैठा। रोटी का कौर चबाते हुए खड़क सिंह ने खिड़की के शीशे की तरफ देखा, पर ठीक से देख नहीं पाया। चमक से आंखें चुंधिया गई। पल भर को आंखों में न जाने कितने किस्म के रंग और बेलबूटे भर गए। उसने कसकर आंखें भींच ली और रोटी चटनी चबाता रहा। अपने हाथों की रोटियां निगलते हुए खड़क सिंह को अक्सर एक किस्म की चिढ़, गुस्सा और असंतोष सा महसूस होता है। रोटियां या तो जल जाती या अधपकी रह जाती, कोई बीच में से मोटी तो कोई किनारों से। जैसी रोटी वो चाहता या उसकी कल्पना में थी, वैसी तवे पर नहीं उतर पाती। वह झुंझला कर रह जाता। अगर खड़क सिंह पढ़ा लिखा होता तो कह सकता था कि उसे मनपसंद रोटियां न पका पाने का फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे में अक्सर उसे तुलसी की याद आती। वैसी गोलगप्पे सी फूली पकी और संतुलित रोटियां मुंह में रखते ही गल सी जाती। कटोरे में सब्जी डालने तक वह एक आध यूं ही खा जाता। बकौल तुलसी, भूख के साथ। खड़क सिंह जवाब देता, नहीं, स्वाद के साथ। तुलसी कहती, आहा, स्वाद हो गया हो तुम भी बस। कभी कभी वो तुलसी से कोई प्यारी सी शर्त लगा देता कि ये रोटी नहीं फूलेगी, तेरा बाप भी इसे नहीं फुला सकता। अगर नहीं फूली तो याद रखना शर्त क्या है। और रोटी गप से फूल जाती। वह झुंझला कर गालियां देने लगता और तुलसी हंस पड़ती। कभी कभी रोटी नहीं फूलती, तुलसी हार जाती। आज जब कभी खड़क सिंह ऐसे पलों को याद करता है तो एक टीस सी कलेजे में उठती है और समझ में आता है कि उसका मान रखने को ही तुलसी कभी कभार हारती थी। चूल्हे से उठती लपटों और दिए के उजाले में दमकता चेहरा, लज्जाती आंखें, होठों से रिसती मुस्कान, वो सब किसी हारे हुए चेहरे का नहीं हो सकता। कितने बरस बीत गए तुलसी को गए। खड़क सिंह दिमाग पर जोर डालता है। 5 साल। एकाएक यकीन सा नहीं होता उसे। समय कितनी तेजी से गुजरता है। लौट कर न समय आता है न गुजरा हुआ आदमी। बस एक चीज इंसान के साथ आखिर तक साए की तरह चलती है, लिए हुए फैसलों से उत्पन्न नियति। फैसले में जरा सी चूक हुई नहीं कि यादों के भूत आखिरी सांस तक मुंह चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तब भीतर कहीं जो नश्तर सा चुभता है, वो जाने कहाँ चुभता है कि तड़फ शब्दातीत हो जाती है। एक कांटा सा कहीं और गहरा धंसता जाता है। इसी जमीन पर जहाँ आज अमेरिकन घास और बिलायती फूल उगे हैं, तब यहाँ मक्का, सरसों, मंडुआ, मदिरा उगता था। सिर्फ उगता ही था, लहलहाता नहीं था। जैसे खुशहाल गांव और खेती सरकारी विज्ञापनों में नजर आती है, वही सब होता तो ये सब नहीं होता। कुल जमा 20 मवासों का गांव यूं न उजड़ गया होता। लोग एक एक कर कब गांव छोड़ गए, अंदाजा नहीं आया। गांव के जो लोग फौज या दूसरी नौकरियों में थे, वो तो नहीं आए कम से कम लौटकर। नीचे मैदानों में न जाने कहाँ कहाँ जा बसे। उन्हें गांव में रहना कुछ वैसे ही लगता
जैसे जूते पहनने के आदी को नंगे पांव चलने में महसूस होता है। वे लोग शहरी जीवन, आराम, सुख सुविधाओं और कई बुराइयों के ऐसे आदी होकर वापस लौटते कि जो गांव में मुमकिन नहीं थी, और कई चीज़ों का तो गांव में लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। गांव में न रहने के पीछे उनके तर्क थे। यहाँ गांव में क्या रखा है? बाल कटवाने तक को 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? हर 1 किलोमीटर पर स्कूल तो खोल दिया, पर उसका स्तर क्या है? ऐसे स्कूलों में बच्चा न तो ढंग से पढ़ पाता है, न उसकी मासूमियत बरकरार रहती है। अब देखो 3 महीने से ट्रांसफ़र फुका पड़ा है कोई सुनने वाला? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ बसे हमारे बुजुर्ग। ठीक ही कहता था रमिया हवलदार। शायद ये सब उसी जैसे लोग कह सकते हैं जिनके पास शहर में बसने लायक पैसा था, फिलहाल अच्छी तनख्वाह और बाद में पेंशन। बाकी लोग किस सहारे ऐसा कहते? कैसी अजीब बात सुनने में आई कि दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, नोएडा, न जाने कहाँ से आकर साहब लोग यहाँ की लगभग बंजर ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। लगा कहीं साहब मजाक तो नहीं कर रहे? क्या करेंगे आखिर इस ज़मीन का? इसमें होता ही क्या है किस काम की? अपने ठाठ में राजाओं तक को शर्मिंदा कर देने वालों को क्या ज़रूरत है इस ज़मीन की? क्या करेंगे इस उजाड़ में? क्योंकि नीचे काफ़ी भीड़ भाड़ है, शोरगुल है, अशांति है, भागम भाग है, और भी न जाने क्या क्या है जो साहबों को रास नहीं आता। इसलिए सोचते हैं कि यहाँ एक कुटिया सी बनवा लें। जब कभी फुर्सत मिले आकर ताज़ी हवा में सांस लें, 2 पल शांति से गुजारें और सामने हिमालय देखें। पैसा काफ़ी कमाया, पूरी दुनिया की खाक छानी। पैसा कोई चीज़ नहीं ठाकुर साहब, हाथ का मैल है। शांति और प्रेमा भाव असल चीज़ है देवभूमि में। रमिया हवलदार पहला आदमी था जिसने अपनी ज़मीन किन्हीं रिटायर्ड कर्नल खन्ना को बेची। ज़मीन के एवज़ में मिली रकम से उसने हल्द्वानी में एक बड़ा सा मकान बनवा लिया। बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, मकान से ढेर सारा किराया आता है, ठाठ ही ठाठ है। खबरें आती रहती। इधर खन्ना साहब ने रमिया की ज़मीन पर छोटा सा बंगला बनवा लिया, साल भर के अंदर, जैसा अक्सर कैलेंडरों में छपा होता है। कर्नल साहब कभी कभार यहाँ आकर रहते, कभी अकेले तो कभी सपरिवार, बेगानों की तरह इस गांव वालों से कटे कटे से। गांव का ही एक लड़का बंगले में खनसा में चौकीदार और माली की नौकरी पा गया। कर्नल के पीछे बंगला उसी के जिम्मे रहता। धीरे धीरे गांव में ज़मीन बिकने लगी। रमिया हवलदार के बाद जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची, उनमें अधिकतर परिवार ऐसे थे कि जिनका कोई सदस्य बाहर नौकरी करते हुए शहर की सुविधाओं का आदी हो चुका था। उसका परिवार भी 2-4 बार उसके पास जाकर उन सुविधाओं को देख और एक हद तक भोग चुका था। वे सुविधाएं और चमक दमक उन्हें कितनी मुहैया थी, ये बात और है। कुछ चीज़ों के दर्शन ही काफ़ी होते हैं। ऐसे ही लोगों की देखा देखी बाकियों के दिमाग में भी एक कीड़ा सा कुलबुलाने लगा। ज़मीन की एवज़ में जो रकम मिल रही थी, उसके गाँव तकिए पे सिर टिकाकर एक दरिद्र आदमी चाहे जो सपना देख ले। लोग सोचते, आखिर ये ज़मीन हमें दे क्या रही है? साल भर मेहनत करके पेट भरना मुश्किल होता है, बाकी लोग ऐश कर रहे हैं। हम ही क्यों रेत से तेल निकालने की उम्मीद में मर मर कर जिएं? इतने रुपयों से क्या नहीं हो सकता? दुनिया का कौन सा सुख और आराम है जो नहीं जुटाया जा सकता? जिन लोगों ने ज़मीन बेची थी, उनकी एकाएक काया पलट हो गई थी। हर ऐशो आराम की चीज़ उनके पास थी। लड़कियों की शादियां बड़े धूमधाम से अच्छे घरों में हुई थी। लड़के नए नए फैशन के कपड़े पहनते और रात में भी काला चश्मा लगाए घूमते। खा पीकर पड़े रहना या समय बिताने को जुआ खेलना और शाम को लड़खड़ाते हुए घर लौटना परिवार के पुरुषों का नियम था। महिलाओं के शगल अलग थे। जिनकी ज़मीनें नहीं बिक पाई थी,
यह जिनकी आत्मा रूपी कटखनी कुतिया फिलहाल जमीन बेच देने के ख्याल को दिलो दिमाग की चौखट नहीं लांघने दे रही थी, ऐसे लोगों को पड़ोसियों के ठाट बाट देखकर एक अजीब सी कुढ़न होती। रात को देर तक पुरखों की थात बेच खाने के लिए उनकी बुराइयां होती, मगर अटक बिटक मजबूरन हाथ उन्हीं के आगे पसारना पड़ता। पड़ोस से गोश्त पकने की महक आ रही होती और इधर आलू का थिंचवा उबल रहा होता या लहसुन का नमक पिस रहा होता। ऐसे में अक्सर खड़क सिंह जैसे को हीन बोध आ घेरता और मन उदास हो जाता। जी चाहता कि हमारी बेवकूफ़ी के लिए कोई जूता लेकर हम पर पिल पड़ता तो मन कुछ हल्का होता, एक किस्म का संतोष होता। शुरू शुरू में जब खड़क सिंह जमीन बेचने की बात करता तो तुलसी बुरी तरह लड़ने लगती, मगर धीरे धीरे उसकी आवाज़ में वो बात नहीं रह गई थी। पैसे ने उसे भी ललचाना शुरू कर दिया था। उसके पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं था कि इतने रुपयों से हम क्या नहीं कर सकते। उसके विरोध का स्वर अब कुछ ऐसे ही चल रहा था जैसे किसी ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया हो। जो भी करोगे ठीक से सोच समझ के करना, जग हंसाई ठीक नहीं। जमीन बेचने का फैसला खुद खड़क सिंह के लिए भी इतना आसान नहीं था। एक अनजाना सा डर अंत तक मन के किसी कोने में बना ही रहा। 1.5-2 साल की कशमकश और उधेड़ बुन के बाद आखिर एक दिन उसने फैसला कर ही लिया। सड़क के लगभग सटी हुई ज़मीन उसने नोएडा के किन्हीं शर्मा जी के हाथों बेच दी। शर्मा जी की शहरों में न जाने काहे की मिलें थी। खड़क सिंह रातों रात अमीर हो गया था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह पूरी दुनिया को ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देख रहा हो। खुद को वह मोटे गद्दों पर चलता हुआ सा महसूस करता। जिन बातों पर वह कल लोगों से झगड़ पड़ता था, उन्हीं बातों पर अब वो यूं हंस पड़ता जैसे बड़े बच्चों की बातों पर हंसते हैं। उस पर हर वक्त कुछ वैसी ही मस्ती और भारहीनता सी छाई रहती जैसे वो कुछ घंटों के लिए होली के दिन महसूस करता था। हर चीज़ नई नई और खुशगवार। जी चाहता पत्थर को भी प्यार से सहला दे। शुरू शुरू में ठाट बाट में पड़ोसियों को पीछे छोड़ने की कोशिशें की गई। हफ्ते के 7 दिन गोश्त पका, दिखा दिखा कर सोना खरीदा और पहना गया। तमाम देनदारियां चुकाई गईं। बतौर शुक्राना 150 रुपया या कोई उपहार अलग। खड़क सिंह उन दिनों एकाएक मैं से हम हो गया। सपरिवार अक्सर शहर जाना होता और ढेर सारी बेमतलब की खरीदारी की जाती। जो खड़क सिंह पहले बआसानी जीप की छतों में बैठकर या लटक कर सफ़र कर लेता था, अब गाड़ियों में थोड़ी सी भीड़ देखकर नाक भौं चिढ़ाकर अक्सर टैक्सी किराए पर ले लेता। परिवार की आदतें बिगड़ने लगी। ज़मीन बिक चुकी थी। काम धाम कुछ था नहीं। हाथों को ही नहीं, दिमाग को भी कड़ी मेहनत की पुरानी आदत थी। खाली रहने का ख्याल भी दुखदाई होता। करें क्या, बस खुराफातें सूझती। तुलसी को रिश्तेदारों के निमंत्रण मिलने लगे। धीरे धीरे उसे भी घूमने का चस्का लग गया। वो अक्सर दौरे पर ही रहती। उसकी गैर मौजूदगी में घर न जाने कब शराब और जुए का अड्डा बन गया। खड़क सिंह, जो पहले ताश का आधा अधूरा खेल ही जानता था, अब एक मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका था। इसी धक्कम पेल में और नई नई अमीरी के हो हल्ले में एक दिन ये अच्छा काम हुआ कि लड़की की शादी काफ़ी धूमधाम से ठीक ठाक घर में हो गई। लड़का 8वीं के बाद घर बैठ गया। तथाकथित इंटर कॉलेज काफ़ी दूर था और लड़के को पढ़ाई के प्रति कुछ खास दिलचस्पी भी नहीं थी। यूं तो खड़क सिंह ने उसे पढ़ाई छोड़ देने पर डांटा, पर मन ही मन सोचा कि पढ़कर ही कौन सा राजा बन जाएगा। एक से एक पढ़े लिखे घूम रहे हैं, एक ही तो लड़का है, सब इसी का है,
पड़ा भी रहेगा तो जिंदगी भर ठाठ से खा लेगा। 3.5 लाख रुपया क्या कम होता है? खड़क सिंह का सोचना ठीक ही था। उसने कभी 3,500 भी शायद एक मुश्त न देखे हों उससे पहले। उसे पैसे की टेढ़ी चाल कौन समझाता कि तू जो अनाप शनाप फूंक रहा है, पैसे तो रखे रखे भी बिला जाते हैं। कौन कहे खड़क सिंह जैसों से कि बैंक बैलेंस एक पीकदान की तरह है, जिसमें नियमित रूप से अगर न थूका जाए तो उसे भी सूखते देर नहीं लगती। करीब 3-4 साल की जीवन मैदानी नदी की तरह शांत चलता रहा, घटना विहीन, दुखों और तनावों से दूर, सभी तरह के सुखों और आराम से भरपूर, ख्वाब और नशे की सी स्थिति, एक तरह से हवा में उड़ने का सा एहसास। खड़क सिंह को पांव तले वही खुरदुरी जमीन होने का एहसास तब कहीं जाकर हुआ जब तुलसी ने अचानक मुरझाकर बिस्तर पकड़ लिया। पेट में मरोड़ें उठती और मारे दर्द के वह सिर पटकने लगती। करीब महीने भर तक तरह तरह के टोने टोटके गड़े, ताबीज़ और जागर चलता रहा, कोई फ़ायदा नहीं। मर्ज बढ़ता गया। फिर बारी आई अस्पतालों और डॉक्टरों की। खड़क सिंह तुलसी के लिए न जाने कहाँ कहाँ फिरता रहा। तकलीफ़ किसी की समझ में नहीं आई। इलाज चलता रहा। 2-1 महीने में तुलसी और उसके जेवर दोनों ही निबट गए। दुनिया में चारों ओर उदासी और उचाटपन था। सब तरफ दुख, अभाव और पीड़ा, अजीब बेगानापन। सूरज पता नहीं कहाँ था। आसमान में काले बादल, धरती पर नीम अंधेरा, हर चीज़ उल्टी और बेतुकी। कोई हंसता तो अपनी ही हालत पर हंसता जान पड़ता। फूलों को पाला मार गया था। तितली के पंख टूटे थे। हरी धूप पर न जाने किसने नमक बुरक दिया था। कानों में अनगिनत गैरफहम आवाज़ें, मगर आँखों के आगे शाही सा गाढ़ा अंधेरा। हवा में अजीब सा कसैलापन और चिंताएं, जलने की सी बू। खड़क सिंह की हालत कटीली झाड़ियों में अटके तीर बंधे अधमरे परिंदे सी थी। या तो आदमी अपनी जान ले ले या दीवाना हो जाए, इसके सिवाय दुनिया में कहीं पनाह नहीं। खड़क सिंह कहाँ जाए, किससे कहे, किसके गले लग के रोए, किस दीवार से अपना सिर पटक ले, किसका कत्ल कर दे। पानी में डूबते उतरते सी की दशा। कोई आके या तो बीच कपाल में गोली मार दे या उबार ले। खड़क सिंह आखिर करे क्या? थक हार कर एक दिन उसने शर्मा जी के निर्माणाधीन बंगले में मजदूरी मांग ली। उन्हीं शर्मा जी का बंगला बन रहा था जिन्हें उसने जमीन बेची थी। खेतों को तोड़कर बड़े से मैदान में बदला जा रहा था। मैदान के बीचों बीच बंगले की बुनियाद खोदी जा रही थी। चारों ओर पत्थर, रेता और कंक्रीट बिखरा पड़ा था। अपने हाथों जोती बोई और सींची हुई जमीन पर पड़ता हर गहती फावड़ा उसे अपने सीने पर घाव करता सा जान पड़ता। भीतर कहीं एक हूक सी उठती, कलेजे को जैसे मसल रहा हो कोई। दिन मानो अपनी ही कब्र खोदने में भी बीत जाता। भीतर कहीं एक हूक सी उठती, कलेजे को जैसे मसल रहा हो कोई। दिन मानो अपनी ही कब्र खोदने में बीत जाता, पर रात काटना अपनी गर्दन काटना सा हो जाता। अंधेरा होते ही कानों में अजीब सी खिल्ली उड़ाने वाली हंसी गूंजने लगती और आंखों के आगे न जाने कैसे साए तांडव करने लगते। खड़क सिंह को ये सब किसी बेतुके ख्वाब सा लगता है। कभी कभी लगता है कि नहीं, ये सब हुआ नहीं, बल्कि मैं ऐसा सोच रहा था, मेरी कल्पना थी ये सब। वह खुद को हकीकत और ख्वाब के दलदल में धंसता उबरता महसूस करता, हाथ पांव मारता किसी ठोस चीज को थामने के लिए। उसे याद नहीं कि वो कैसे इस दलदल में आ गिरा, खुद गिरा या धकेला गया। सिलसिलेवार कुछ भी याद नहीं आता, सब आपस में गड़बड़ हो जाता है।
खड़क सिंह दिमाग पर जोर डालकर भी ठीक से याद नहीं कर पाता कि कब उसका बेटा शर्मा जी के नोएडा वाले बंगले में दरबान बनकर चला गया, कब यह बंगला बना, कब वह वहाँ चौकीदार और माली की हैसियत से नौकरी करने लगा, कब अपनी बेटी को न देखे उसे कितने बरस हो गए, कब आई थी चंपा आखिरी बार माँ के मरने के बाद। क्या कहा था उसने यहीं लॉन में रोते हुए, हाँ ना हाँ, कि बाबू यह कोठी मेरा मायका जो क्या हुआ, तुम यहाँ नौकर ठहरे, मायका तो खंडहर हो गया, मेरे भाग में कभी कभार मायके आने का सुख भी नहीं। तुम्हारी सूरत कैसी डरावनी हो गई है, मुझे पहचान भी रहे हो कि नहीं बाबू। चंपा, चंपा, हरीश, क्या सचमुच मेरे 2 बच्चे हैं? सुना है कि चंपा के भी बच्चे हैं। कसूरवार हूं रे मैं तुम सबका, किससे जाकर अपनी करनी की सजा मांगूं, किस अंधेरे में जाकर मुंह छुपाऊं। तुलसी ने बर्तनों को राख से मलकर आंगन की दीवार में औंधे रख दिया है। कांसे की पतीली धूप में कैसी सोने सी चमक रही है, देखो तो आंखें चुंधिया जाती हैं। खड़क सिंह की आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की के शीशे में टकराकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मोरपंखी की छाया में न जाने उसे कब नींद आ गई। सूरज हल्का हल्का सा पश्चिम की तरफ उतर चुका था। खड़क सिंह आंखें मलता हड़बड़ा कर उठ बैठा, फिर काफ़ी देर हथेलियों में सर थामे बैठा रहा, सर में चोट खाया सा। कुछ देर बाद उसने मुंह धोकर पानी पिया और घुटनों पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ। चलमोड़िया घास की जड़ें खोदने और विलायती फूलों को सींचने के लिए धन्यवाद।